हे एवरीवन, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। फर्स्ट है सिक्योरिटी सेटलमेंट एंड नेक्स्ट है हमारे पास फंड सेटलमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी सेटलमेंट की नेक्स्ट स्लाइड में। सिक्योरिटी सेटलमेंट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, सिक्योरिटीज ऑब्लिगेशंस जो होती है मेंबर्स की वो डाउनलोड की जाती हैं मेंबर्स या कस्टोडियन बाय NSCCL। कहाँ पर होगी ये, कब होगी, आफ्टर द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे। हर ट्रेडिंग डे के एंड पर ये डाउनलोड की जाती है, किया जाता है कि किसकी कितनी सिक्योरिटीज की ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेंबर्स और कस्टोडियंस जो हैं वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास। कब, पे इन डे पे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल सेटलमेंट की, एंड मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज, और वो क्या कर देते हैं, सिक्योरिटीज अवेलेबल कर देते हैं, जो भी रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज है कहाँ पर, पूल अकाउंट में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जो होता है, अगर डीमटीरियलाइज सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेंबर्स जो है उनको क्या करना होता है, ओपन करना होता है अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, दोनों के साथ, दोनों डिपॉजिटरीज के साथ, NSDL एंड CDSL के साथ। डिलीवरिंग मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर, अब क्या करना होगा, डिलीवरिंग मेंबर जो है उसको डिलीवर करने होंगे डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन को इन केस ऑफ फिजिकल सेटलमेंट। अगर हम बात करें फिजिकल सेटलमेंट की तो कब, टाइमिंग भी दी हुई है इसमें, 9:30 से 10:30 AM के बीच में। कब होगा ये, सेटलमेंट डे वाले दिन। रिसीविंग मेंबर्स के पास क्या हो जाएगा, उन्हें अलॉट किया जाता है स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स सेटलमेंट डे के लिए, ताकि वो कलेक्ट कर ले डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन से मुंबई में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ NSDL क्या बताता है। अगर हम NSDL की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेंबर्स को क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है अपनी सिक्योरिटीज़ को मूव करने के लिए सेटलमेंट अकाउंट में NSCCL में। वेयर एज इन केस ऑफ CDSL में क्या होता है, जबकि पे इन जो है वो कैसे होता है, बेस्ड ऑन सेटलमेंट ID के बेस पर होता है, जिसके थ्रू मेंबर्स को क्या करना होता है, रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, मेंबर्स को क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है सेपरेट बैलेंसेस। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, द मेंबर्स नीड टू इंश्योर दैट द सेटलमेंट नंबर, अब मेंबर्स को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, इंश्योर करना होगा कि जो सेटलमेंट नंबर है वो कैसे करा है, हमने जो है बिल्कुल करेक्टली टाइप करा है, जो भी उसका टाइप है वो सेटलमेंट नंबर और टाइप जो है वो हमने करेक्टली एंटर किया है, ताकि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NSCCL ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस करा है एक नया सिस्टम, सेटलमेंट का नया सिस्टम, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट पे आउट, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। पूछेंगे कि डायरेक्ट पे आउट क्या है। NSCCL ने इंट्रोड्यूस करी है फैसिलिटी डायरेक्ट पे आउट की। इसका मतलब है डायरेक्ट डिलीवरी हो जाएगी सिक्योरिटीज़ की क्लाइंट अकाउंट में ऑन बोथ द डिपॉजिटरीज, दोनों डिपॉजिटरीज पर। इससे क्या होता है, इट एसरटेन्स फ्रॉम ईच क्लियरिंग मेंबर बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स ले ली जाती हैं रिस्पेक्टिव क्लाइंट से, हु आर ड्यू टू रिसीव, जिन्हें क्या करना होता है, रिसीव करनी होती है सिक्योरिटीज पे आउट। देन क्लाइंट जो है वो रिसीव करेगा पे आउट टू द एक्सटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड, उसके पास इंस्ट्रक्शंस आ गई फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लियरिंग मेंबर से, एंड देन टू द एक्सटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। एंड अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली है, नॉट रिसीव्ड, तो क्या होगा, जो सिक्योरिटीज है वो क्रेडिट कर दी जाएंगी CM के पूल अकाउंट में। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स क्या हैं हमारे डायरेक्ट पे आउट के। सबसे पहले क्या होगा, क्लियरिंग मेंबर को प्रोवाइड करनी होगी फाइल NSCCL को, ताकि पे आउट के लिए उसके पास सारी डिटेल्स चली जाए, जैसे कि इन सेटलमेंट का टाइप क्या है, सेटलमेंट का नंबर क्या है, डिलीवरी टाइप क्या है, और ये फाइल कब तक चली जाएगी, किसके पास जाएगी, NSCCL के पास, और जो टाइम है फाइल सबमिशन की वो है हमारी 9:30 पे आउट डे वाले दिन। एंड देन नेक्स्ट है, फाइल्स जो है वो अपलोड करता है NSCCL अपने सिस्टम में, और रिटर्न करता है, इंडिकेशन देता है बाद में सक्सेस या रिजेक्शन, क्या उसको एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया फाइल और रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। ये क्या है, एक वैलिडेशन है बेसिकली करेक्टनेस का, कि हाँ ये सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं। देन हमारे पास है क्लियरिंग मेंबर्स को क्या करना होता है, प्रोवाइड करनी होती है डिटेल्स बेनिफिशियरी अकाउंट की अपने क्लाइंट की, ट्रेडिंग मेंबर के लिए उसके ट्रेडिंग मेंबर की
किसी भी डिपॉजिटरी में, एनी ऑफ द डिपॉजिटरी। देन क्रेडिट टू द अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहा है, चाहे वो हमारा क्लाइंट अकाउंट है या वो CM पूल अकाउंट है या क्लियरिंग अकाउंट है, सेम ऑर्डर में होगा जैसे कि क्लियरिंग मेंबर ने बताया गया है। क्लियरिंग मेंबर को बताया गया है किसने फाइल जो दी है, किसने NSCCL में। देन इफ़ फॉर एनी क्लाइंट अकाउंट रिकॉर्ड, अगर किसी भी क्लाइंट अकाउंट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो जो क्वांटिटी है रिक्वेस्ट की गई है डायरेक्ट पे आउट के लिए, अगर वो मोर है हमारे बैलेंस अवेलेबल से, तो क्या होगा, दी क्वांटिटी अवेलेबल, जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो डायरेक्टली क्या कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी सेटलमेंट अकाउंट में मेंबर के, इन दैट डिपॉजिटरी, उस डिपॉजिटरी में। और अगर मेंबर रिसीव करता है एंटायर शेयर्स NSDL के, उसको सारे शेयर्स मिल जाते हैं, तो जो सेम है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, पे आउट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है CM पूल अकाउंट में या क्लियरिंग अकाउंट में क्लियरिंग मेंबर के, वेयर क्लियरिंग मेंबर जो है वो फेल हो जाते हैं क्या करने में, डिटेल्स प्रोवाइड करने में बेनिफिशियरी अकाउंट की, या क्रेडिट नहीं कर पाते हैं वो बेनिफिशियरी अकाउंट जो है, अगर क्लाइंट जो है वो फेल हो जाता है, मतलब नहीं डिपॉजिट करा पाता किसी भी अकाउंट में व्हाटसोएवर, जो भी सिचुएशन हो। द रिमेनिंग क्वांटिटी रिसीव्ड, जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी रिसीव हुई है अदर डिपॉजिटरी से पे आउट के लिए, इस क्रेडिटेड, वो क्रेडिट हो जाती है हमारी CM पूल अकाउंट में या क्लियरिंग अकाउंट में क्लियरिंग मेंबर के पास रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरीज में। देन अगर मेंबर क्लाइंट जो है उसने पे नहीं करे हैं ड्यूज अपने मेंबर के किसी भी सिक्योरिटीज़ के लिए किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्या होगा, मेंबर के पास क्या है, वैलिड जस्टिफिकेशन है कि वो रिलीज़ नहीं करे पे आउट अपने क्लाइंट का। इस सिचुएशन में द मेंबर मे नॉट बी गिविंग द बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स, वो अपनी बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स नहीं देगा अगर उसको ऐसा कुछ लगेगा तो। इन केस द इन्वेस्टर हैज़ पेड, और अगर इन्वेस्टर ने ड्यूज क्लियर किए हुए हैं और वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है उसके पास पे आउट रिलीज करने के लिए, द मेंबर हैज़ टू प्रोवाइड द डिटेल्स, अगर उसके पास कोई भी रीज़न नहीं है तो उसको क्या करना होगा, डिटेल्स जो है प्रोवाइड करनी होगी बेनिफिशियरी अकाउंट की क्लाइंट को। अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सिक्योरिटी सेटलमेंट में। तो बेसिकली हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स है, 2 इस स्लाइड पर है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर है। सबसे पहले है शॉर्ट डिलीवरीज। शॉर्ट डिलीवरी या फेल्ड डिलीवरी ये कब होती है, जब एक ब्रोकर या एक कस्टोडियन या एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन डिलीवर करते हैं कम सिक्योरिटीज़, जितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी उससे कम सिक्योरिटीज़ अगर वो डिलीवर करते हैं किसी ब्रोकर को, कस्टोडियन या क्लियरिंग कॉरपोरेशन को, ऑन दी सिक्योरिटीज़ पे इन डे। सिक्योरिटीज़ पे इन डे पर क्या होता है, क्लियरिंग मेंबर जो है वो कम्युनिकेट कर देते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन को सिक्योरिटीज़ के बारे में जो भी डिलीवर होने वाली हैं और जो नहीं होने वाली है सिक्योरिटीज़ डिलीवर उनके बारे में भी। ऑल्सो इन्फॉर्म्स, और क्या इन्फॉर्म करते हैं कि कितनी सिक्योरिटीज़ है जो नहीं डिलीवर होने वाली हैं और उनकी क्या वैल्यू है, वैल्यूएशन प्राइस पे ये पता लगाया जाता है। और वैल्यूएशन प्राइस क्या होती है, क्लोजिंग प्राइस होती है प्रीवियस डे की। दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन डेबिट, इसे कहा जाता है वैल्यूएशन डेबिट। वैल्यूएशन डेबिट जो है वो कंडक्ट किया जाता है बैड डिलीवरी के लिए क्लियरिंग मेंबर्स से। देन प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है, वो क्या है, बोथ फिजिकल में भी हो सकती है और डीमटीरियलाइज सेटलमेंट में भी हो सकती है। वैल्यूएशन डेबिट जो है हमारा लेटर सेक्शन में हम एक्सप्लेन करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बैड डिलीवरी। बैड डिलीवरी क्या है, जो रिक्वायर्ड हैं रिपोर्ट होने के लिए, कहाँ पर, जिनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास 2 दिन के अंदर, जब डॉक्यूमेंट्स आए तब। डिलीवरिंग मेंबर जो है वो क्या करेगा, रिक्वायर्ड, उसे क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा 2 दिन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसे। अनरेक्टिफाइड बैड डिलीवरीज, अगर कोई बैड डिलीवरीज है जो रेक्टिफाई नहीं हुई है वो असाइन की जाती हैं ऑक्शन के लिए अगले दिन के लिए। द प्रॉब्लम कैन अराइज ओनली इन केस ऑफ फिजिकल सेटलमेंट, और ये वाली प्रॉब्लम कब होती है, फिजिकल सेटलमेंट के केस में होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हमारा कंपनी ऑब्जेक्शंस। कंपनी ऑब्जेक्शंस कब अराइज होते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिटर्न हो जाते हैं कुछ सिग्नेचर मिसमैच की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। जो ओरिजिनल सेलिंग है
जो ओरिजिनल सेलिंग सीएम है हमारा, वो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है रेक्टिफाई करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए जो भी डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है उनको टू द रिसीविंग सीएम के पास प्री नोटिफाइड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उसे करना होता है। देन हमारे पास क्या है, सीएम जो है उसके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो विड्रॉ कर सकता है ऑब्जेक्शन, अगर ऑब्जेक्शन क्या है, वैलिड नहीं है और द डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट, अगर जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनकम्प्लीट है या नॉट एज रिक्वायर्ड अंडर द गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है सेबी की तो। और ये कब करेगा वो, विद इन 7 days ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, अगर उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हुई है 7 days के अंदर उसे ये करना होगा। सीएम जो है, इफ द सीएम इज अनेबल टू रेक्टिफाई, अगर सीएम जो है वो अनेबल है, मतलब रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा या रिप्लेस नहीं कर पा रहा डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को, तो क्या करना होगा, ऑन और बिफोर 21 days तक अगर उसने नहीं करा तो NSCCL क्या करेगा, कंडक्ट कर देगा बाइंग इन ऑक्शन नॉन रेक्टिफाइड पार्ट के लिए जो डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट का है नेक्स्ट ऑक्शन डे पर ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू NSC पर। जो भी ऑब्जेक्शंस है सारे वो क्या कर रहे होंगे, विच आर नॉट बॉट इन, जिनके बारे में पता नहीं लगाया गया है, आर डीम्ड क्लोज आउट, उन्हें क्लोज आउट माना जाता है ऑक्शन डे पर एट द क्लोजिंग प्राइस ऑन द ऑक्शन डे प्लस 20% इस पे और होता है। देन दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द रिसीविंग मेंबर के अकाउंट में आ जाता है ऑक्शन पे आउट डे के दिन। फंड सेटलमेंट क्या है, करेंटली क्या होता है, NSCCL पर ऑफर किया जाता है सेटलमेंट ऑफ फंड्स, कैसे, क्लियरिंग बैंक के थ्रू जो अपॉइंट किए जाते हैं। एवरी क्लियरिंग मेंबर, हर क्लियरिंग मेंबर को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, ऑपरेट करना होता है क्लियरिंग अकाउंट किसी भी क्लियरिंग बैंक के पास जो भी पैनल किए गए हैं उसे डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक ब्रांचेस में। NSCCL के पास 13 नहीं है, अभी जो हमारी बुक है उसके अकॉर्डिंग 13 क्लियरिंग बैंक्स हैं, अभी उसके अकॉर्डिंग अभी जो है करंट सिचुएशन में ज़्यादा है, नेमली जिन्होंने मेंशन किए हुए हैं जो पुराने वाले हमारी बुक के अकॉर्डिंग एक्सिस है, देन बैंक ऑफ इंडिया है, देन कैनरा बैंक है, सिटी बैंक है, NA, देन HDFC है, हांगकांग है, शंघाई बैंकिंग है कॉरपोरेशन, देन ICICI बैंक है, देन IDBI बैंक है, देन इंडसइंड बैंक है, कोटक महिंद्रा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, देन वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द क्लियरिंग अकाउंट इज टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली, किस लिए यूज़ किया जाता है, क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑपरेशंस के लिए। अब हम समझते हैं क्लियरिंग अकाउंट के बारे में। हर क्लियरिंग मेंबर को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, ऑपरेट करना होता है क्लियरिंग अकाउंट एम्पैनल्ड क्लियरिंग बैंक्स के पास, डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक ब्रांचेस के पास। दी क्लियरिंग अकाउंट जो है वो क्या करना होता है, यूज़ करते हैं एक्सक्लूसिवली किस लिए, क्लियरिंग ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि सेटलिंग फंड्स या जो भी ऑब्लिगेशंस है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की, जैसे कि पेमेंट ऑफ मार्जिन, पेनल चार्जेस एट्सेट्रा। देन क्लियरिंग मेंबर जो है उन्हें क्या करना होता है, ऑथराइज करना होता है क्लियरिंग बैंक को कि वो एक्सेस कर सके क्लियरिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट के लिए अकाउंट्स के लिए, और रिपोर्ट करने के लिए कोई बैलेंसेस हैं या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन है जो भी रिक्वायर करेगा NSCCL टाइम टू टाइम स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। क्लियरिंग बैंक जो है वो क्या करेगा, डेबिट या क्रेडिट करेगा क्लियरिंग अकाउंट को क्लियरिंग मेंबर के एज पर दी इंस्ट्रक्शंस जो भी रिसीव करेगा वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू। क्लियरिंग मेंबर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा फंड्स अकाउंट में इन एनी फॉर्म बट कैन विड्रॉ कर सकता है फंड्स इस अकाउंट से ओनली इन सेल्फ नेम, अपने नेम पर ही वो उसे विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्लियरिंग बैंक, चेंज इन क्लियरिंग बैंक में क्या होता है, इसका एक प्रोसीजर है कि जिससे हम चेंज कर सकते हैं अपना क्लियरिंग अकाउंट एक क्लियरिंग बैंक से दूसरे बैंक में। सबसे पहले क्या होगा, CM क्लियरिंग मेंबर जो है हमारा, CM जो क्लियरिंग मेंबर है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को चेंज के लिए। देन इन दी क्लियरिंग बैंक अकाउंट शुड आइदर क्या करना होगा, उसे फर्निश करेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसे मेंबर के थ्रू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लियरिंग बैंक फॉर शिफ्टिंग के लिए क्या करेगा, NOC रिसीव करेगा। देन इन केस ऑफ नो रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्लियरिंग मेंबर से तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग क्लियरिंग बैंक से इन रिस्पेक्ट ऑफ NOC तो वो क्या करेगा, मिनिमम वेटिंग पीरियड है फोर्टनाइट का, उसे कवर करेगा। वो उसके होने के बाद डिक्लेरेशन दी जाएगी टू दी अबव इफेक्ट विद एन एक्नॉलेजमेंट कॉपी दी जाएगी NOC रिक्वेस्ट की मेड बाय द मेंबर टू द एग्जिस्टिंग क्लियरिंग बैंक।
देन इसके बाद क्या है हमारे पास, दी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगा, इशू करेगा एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू दी अनदर डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक के लिए. देन ऑन ओपनिंग द अकाउंट, जब ओपन हुआ अकाउंट अदर डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक के पास, तो क्या होगा, क्लियरिंग मेंबर जो है वो क्या करेगा, सबमिट करेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास अकाउंट के पर्टिकुलर्स जो भी इशू करते हैं. बैंक एक्नॉलेजमेंट कॉपी देगा, लेटर इशूड क्लियरिंग मेंबर देगा क्लियरिंग बैंक को. देन क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा डेट फ्रॉम विच, जब से न्यू क्लियरिंग अकाउंट जो है ऑपरेशनल होगा, और फिर जो डेट है वो बताई जाएगी एग्जिस्टिंग क्लियरिंग अकाउंट को कि कब वो क्लोज होगा क्लियरिंग मेंबर. अब हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ फंड्स की. मेंबर्स क्या करते हैं, आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द फंड ऑब्लिगेशंस. मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है उनके फंड ऑब्लिगेशन के बारे में जो भी सेटलमेंट्स हो रही हैं थ्रू दी डेली क्लियरिंग डेटा डाउनलोड, डेली क्लियरिंग डेटा डाउनलोड की हेल्प से. डेली फंड स्टेटमेंट जो है वो बताती है डेट वाइज डिटेल्स पता चलती हैं उससे डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की, मेंबर क्लियरिंग अकाउंट की. वेयर एज जो समरी होती है वो इन्फॉर्मेशन दे देती है क्विक रेफरेंस के लिए. और जो भी मेंबर है उसे क्या करना होगा, रिक्वायर्ड टू इंश्योर, उसे इंश्योर करना होगा जो एडिक्वेट फंड्स है वो अवेलेबल हैं क्लियरिंग अकाउंट में ऑब्लिगेशंस के लिए ऑन द स्केड्यूल्ड डेट एंड टाइम, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम के लिए तक. उसके बाद क्या है, मेंबर जो है वो क्या करेगा, रेफर करेगा ऑब्लिगेशन सेटलमेंट स्टेटमेंट्स को और प्रोवाइड करेगा फंड अकॉर्डिंगली. देन हमारे पास है इंश्योर करेंगे टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ फंड, मतलब जो भी फंड है उसको फुलफिल करेंगे टाइमली, जो भी ऑब्लिगेशंस है फंड्स की. मेंबर क्या करेगा, अवेल करेगा फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की, ट्रांसफ़र करेगा जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है फ्रॉम सम अदर अकाउंट टू दी क्लियरिंग अकाउंट. क्लियरिंग अकाउंट मेंबर हैज़ अवेल्ड सच अ फैसिलिटी, अगर मेंबर ने ऐसी कोई फैसिलिटी अवेल की है, मेंबर क्या कर देगा, फर्निश कर देगा डिटेल्स अपनी ऑब्लिगेशंस की बैंक के पास टू इंश्योर टाइमली ट्रांसफ़र के लिए टूवर्ड्स दी सेम, ताकि कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो. देन क्या है, द मेंबर विद द फंड्स पे इन ऑब्लिगेशन, जो मेंबर है जिसके पास फंड पे इन ऑब्लिगेशन है वो क्या करेगा, क्लियर करेगा फंड्स अपने 11 o'clock से पहले तक या 11 o'clock तक ऑन द स्केड्यूल्ड पे इन डे वाले दिन. देन पे आउट ऑफ फंड्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे हमारे क्लियरिंग अकाउंट में मेंबर्स के पास, कब तक, 1:30 PM तक स्केड्यूल्ड पे आउट डे तक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास इज पेनल्टीज़ जो है हमारी चार्ज की जाती हैं मेंबर्स से. वो क्या है, अगर कोई फेलियर है किसी का, वो फंड ऑब्लिगेशंस नहीं पूरी कर पाया या कोई सिक्योरिटीज़ डिलीवर नहीं कर पाया, कोई मार्जिन शॉर्टेज है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉर्टेज है, अगर कोई वायलेशंस हुई हैं किसी भी क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशंस की या नॉन कन्फर्मेशन की, कस्टोडियल ट्रेड्स की, देन कंपनी ऑब्जेक्शंस की, जो भी रिपोर्ट की गई हैं अगेंस्ट मेंबर्स. थैंक यू सो मच. विल बी बैक विद माई न्यू वीडियो सून.